नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स को लेके है। आप सबको पता होगा कि अर्जुन टैंक के बाद डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नेक्स्ट जनरेशन की मेन बैटल टैंक को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के लिए अब एक ऐसे टैंक इंजन की ज़रूरत पड़ रही है जो कि हर तरीके की क्लाइमेट कंडीशन में ऑपरेट किया जा सके, क्योंकि हमको राजस्थान में ड्राई और हॉट क्लाइमेट का सामना करना पड़ता है और लद्दाख जैसे रीजन में हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से अभी एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो दोनों क्लाइमेट में सही तरीके से काम कर पाए और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को सफिशिएंट पावर भी दे पाए। इसीलिए अभी सीवीआरडी की तरफ से एक 1500 हॉर्स पावर की एक नए इंजन को बनाया जा रहा है जिसका नाम भारत पावर पैक इंजन होने वाला है और इसे सबसे पहले अभी अर्जुन टैंक की प्रोटोटाइप में इंस्टॉल करने की बात की गई है, जिसके बाद इसकी फर्दर टेस्टिंग शुरू की जाएगी और फ्यूचर टैंक्स के अलावा ये इंजन आगे चल के अर्जुन टैंक की वर्तमान की MKU 880 सीरीज के इंजन को रिप्लेस भी करने वाला है। भारत पावर पैक इंजन की बात करें तो इसके अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, टर्बोचार्जर, प्रीहीट और इलेक्ट्रिकल पावर मैनेजमेंट सिस्टम बाय डिफॉल्ट आता है और ये बोथ हॉट वेदर कंडीशन में और कोल्ड वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है। सीवीआरडी के मुताबिक ये इंजन एक रिलेटिवली छोटा और हल्का इंजन होने वाला है और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा पावर को भी जनरेट करने वाला है और ये लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई में आसानी से ऑपरेट कर सकता है। ये VS4 स्टैंडर्ड का इंजन होने वाला है और ये +52 डिग्री से लेके -20 डिग्री के टेम्परेचर में ऑपरेट किया जा सकता है। इसे अगर अर्जुन टैंक की वर्तमान के इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये उसकी साइज के मुकाबले 2/3 होने वाला है और कूलेंट के साथ इसका जो वजन होने वाला है वो लगभग 2200 kg के आसपास होने वाला है, जिस वजह से इसको आसानी से किसी भी टैंक में फिट किया जा सकता है और आगे चल के डीआरडीओ जिस भी फ्यूचर मेन बैटल टैंक को बनाने वाली है उसमें इसका इस्तेमाल होने वाला है। अगला अपडेट C-130 एयरक्राफ्ट को लेके। आप सब जानते हैं कि C-130J सुपर हरकुलिस इंडियन एयरफोर्स की टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग प्लेटफॉर्म का एक मेजर एयरक्राफ्ट है और इसको इंडियन एयरफोर्स कई तरीके के मिशन के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो मिलिट्री यूज के लिए हो गया या फिर डिजास्टर रिलीफ या ह्यूमैनिटेरियन मिशन के लिए हो गया। और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी मायने रखता है और अभी हमारे पास ऐसे 12 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से एक 2014 में ख़राब हो गया था लेकिन उसको फिर 2019 के आसपास रिप्लेस कर दिया गया था और अभी कुछ ही दिन पहले ही एडिशनल 6 C-130 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान भी किया गया था, जो कि हमारी C-130 की स्ट्रेंथ को 18 तक करने वाली है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाहे C-17 हो जाए या C-130 एयरक्राफ्ट हो जाए, इन सभी की सर्विस अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा रहता है और ये हमेशा से ही 90% से ऊपर रहे हैं, जिस वजह से ये इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी फेवरेट एयरक्राफ्ट है। अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि यूके की तरफ से अभी अपनी एयरफोर्स से वक्त से पहले ही यूरोफाइटर, टाइफून और कुछ हेलीकॉप्टर के साथ साथ C-130 एयरक्राफ्ट को भी रिटायर किया जा रहा है और इन सबको लगभग 20 साल पहले रिटायर कर दिया जा रहा है, यानी कि इनमें अभी 15 से 20 साल का सर्विस लाइफ बचा हुआ है और रॉयल एयरफोर्स की तरफ से अभी कम से कम 14 C-130 एयरक्राफ्ट को रिटायर करने का प्लान किया गया है। अब जैसे कि हमें ऐसे एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत है और ये एयरक्राफ्ट अच्छे कंडीशन में है और कम से कम इनको 2035 से 2040 तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर भारत यहाँ पर इनको यूके से खरीद लेता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि यूके की तरफ से अभी इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड भी किया गया था और बस अगर ये हमको एक रिजनेबल प्राइस के साथ मिल जाते हैं तो हम बाद में इनको अपने हिसाब से अपग्रेड करके आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि इनकी जो एयरफ्रेम है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है और अगर हम इनको एक्वायर कर लेते हैं तो ये आने वाले 20 सालों तक हमारी टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी बेहतर करने वाला है। यहाँ पर में भी इंडियन एयरफोर्स इन सभी 14 एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है या फिर इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को अपने हिसाब से खरीद सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास लगभग 32 C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, जो कि हमारी टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके।
इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन सभी को अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे चीता या चेतक जैसे हेलीकॉप्टर काफ़ी पुराने हो चुके हैं और अभी इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी बीच लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया था और अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की एक प्रोटोटाइप को दौलत बेग ओल्डी में स्पॉट किया गया था और इससे पहले भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को यहाँ पर देखा गया था और पहले से इसको इंडक्ट करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया था और ये आईओसी स्टैंडर्ड का होने वाला था। लेकिन अभी जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को दौलत बेग ओल्डी के पास देखा गया था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये एक्चुअली एफओसी स्टैंडर्ड का हेलीकॉप्टर होने वाला है। इसमें आर्मी की तरफ से किए गए रिक्वेस्ट के मुताबिक कुछ चेंजेस किया गया था और इसको अभी एक एक्सटेंडेड रोटर ब्लेड के साथ टेस्ट किया जा रहा है। आर्मी एविएशन कॉर्प की तरफ से एचएएल को बताया गया था कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जो एफओसी वेरिएंट होगा उसमें इसकी रोटर ब्लेड को थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए और अभी एचएएल की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की प्रोटोटाइप में ऐसे ही कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको दौलत बेग ओल्डी में टेस्टिंग के लिए भेजा गया और अभी इसी साल के एंड तक इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी शुरू होने वाली थी और एचएएल के मुताबिक 2022 तक ऐसे 6 हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट रफाल को लेके। अगर आप ट्विटर में इंडियन एयरफोर्स की हैंडल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत ही हाई क्वालिटी की फोटोज को अपलोड किया जा रहा है, जो कि नॉर्मली अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नहीं किया जाता था। और अभी स्पेशली मिशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स अच्छे क्वालिटी की डीएसएलआर को कैरी कर रही है, जिनको बेहतरीन मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कल ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ इमेजेस को पोस्ट किया गया था, जिसमें रफेल की कुछ बहुत ही बेहतरीन इमेज शामिल थे। उसमें रफेल फ्लेयर्स को ड्रॉप कर रहा था और साथ ही इसमें रफेल को स्कैल्प और माइका मिसाइल के साथ इक्विप किया गया था। और मे भी ये जो मिशन लोड आउट था ये डीप स्ट्राइक लोड आउट था, क्योंकि इस दौरान रफेल में एक स्कैल्प मिसाइल और 2 ड्रॉप टैंक के साथ 4 माइका मिसाइल मौजूद थे। अब इनमें से स्कैल्प मिसाइल भारत के लिए काफी मायने रखने वाला है, क्योंकि स्कैल्प एक बैटल प्रूवन स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है और इसको अब तक कई बार इराक, लिबिया और सीरिया में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसमें जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन और टेरेन रेफरेंस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से ये मिसाइल क्रूज करते दौरान अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ऑब्स्टेकल को अवॉइड कर सकता है। और इसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर भी मौजूद है, जो कि इसको और एक्यूरेट बनाती है। अब आप सब जानते होंगे कि चाइना की तरफ से अभी भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर एरिया के अंदर अपनी S-400 सिस्टम को तैनात किया गया और इन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत को या तो ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है या फिर स्कैल्प मिसाइल को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ब्रह्मोस के साथ दिक्कत यह है कि हमारी जो सुखोई हैं वो सिर्फ एक ही ब्रह्मोस को फायर कर सकते हैं, जबकि रफेल 2 स्कैल्प मिसाइल को कैरी कर सकता है। तो आगे चल के अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चाइना के अंदर डीप स्ट्राइक करने का फैसला किया जाता है तो वैसे सिचुएशन में सुखोई और रफेल की एक मिक्स स्ट्राइक पैकेज को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है। यहाँ पर रफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक तरीके से सुखोई को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है और साथ ही ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसे मिसाइल को एक बार में लॉन्च किया जा सकता है। अब चाइना के पास कभी भी S-400 सिस्टम की 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले वेरिएंट मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास अभी ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसे मिसाइल मौजूद रहेंगे, जो कि काफी दूरी से ही S-400 सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी S-400 सिस्टम को टारगेट करना काफी मुश्किल का काम होने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम इनकमिंग मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी इंडियन नेवी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी नेवल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है और इसे अगले साल की मार्च के महीने में किया जा सकता है। इसमें लगभग 46 कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अभी से ही हमारे कुछ फ्रेंडली कंट्री इसमें शामिल होने का कंफर्मेशन दे चुके हैं, जैसे कि सभी क्वाड कंट्री इसमें शामिल होने वाले हैं। रशिया की बात करें तो रशिया की तरफ से भी इसमें शामिल होना लगभग कंफर्म है और नॉर्मली इस एक्सरसाइज को हर 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और शेड्यूल के मुताबिक इसको 2020 में करना था, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और इस बार की जो एक्सरसाइज होने वाली है इसको विशाखापट्टनम में करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि इस बार बहुत सारे देश इसमें शामिल होने वाले हैं और अगर 46 देश इसमें शामिल होंगे तो हर एक कंट्री की तरफ से 2 से 3 वॉरशिप्स इसमें शामिल हो सकते हैं और इस वजह से इसको अंडमान के बदले इस बार विशाखापट्टनम में करने का प्लान किया गया है, क्योंकि अंडमान में इतने सारे वॉरशिप्स को लेके पार्किंग की प्रॉब्लम होने वाली है। इस एक्सरसाइज में पूरे दुनिया भर के देशों को इनवाइट किया जा रहा है और स्पेशली साउथ चाइना सी रीजन में जितने भी देशों का चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है उन सभी को इसमें इनवाइट किया गया है। अगला अपडेट AK-203 राइफल्स को लेके।
कुछ दिन पहले ही यह अपडेट सामने आया था कि भारत और रशिया के बीच AK-203 राइफल डील को लेके जो भी नेगोशिएशन चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और अगले साल की शुरुआत से ही अमेठी में AK-203 राइफल्स को बनाना शुरू कर दिया जाएगा। इसी बीच रशिया की तरफ से बताया गया था कि रोज़ोबोरोन एक्सपोर्ट की तरफ से अभी इंडियन इंजीनियर्स को AK-203 राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने की ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि इस डील में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है और रशिया की तरफ से हमको सभी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट को भी प्रोवाइड किया जाने वाला है। इस वजह से सबसे पहले रशिया की तरफ से भारत के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को AK-203 की बेसिक असेंबली से लेके कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है, लेकिन जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको अभी तक साइन नहीं किया गया है और रशियन रिपोर्ट के मुताबिक अभी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर साइन करना बाकी है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से ऑफिशियल हो जाएगा और फिर रशिया की तरफ से इंडियन ऑफिशियल को ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना शुरू किया जाएगा। और सबसे खास बात यह कि इसमें 100% लोकलाइजेशन के लिए रशिया राजी हो गया है, यानी कि इन राइफल्स को जब भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इनमें कम्प्लीटली इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए रशिया की तरफ से कोई भी रॉयल्टी चार्जेस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।